अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर और एमर्स की तरफ से शुरू की गई सीरीज को। आज हम लोग बच्चों 9th क्लास का चैप्टर नंबर वन शॉर्ट में करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों एमर्स और केमिस्ट्री मेंटोर की तरफ से आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग आपको वन शॉर्ट सीरीज में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में एमर्स का लिंक है, आप एमर्स के चैनल पर जाएं, सर सुफियान के चैनल पर सब्सक्राइब करें और वन शॉर्ट लेक्चर्स हासिल करें। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा लेक्चर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास का वन शॉर्ट का पहला लेक्चर। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। साइंस साइंस क्या होती है? साइंस किसे कहते हैं बेटा? साइंस कहते हैं, हम लोग बेसिकली साइंस को 3 टर्म्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं साइंस है किसी भी चीज को जानने का जो इल्म है, इल्म को हम साइंस कहते हैं। इल्म को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बुनियाद पे जब हम हासिल करते हैं उसे साइंस कहते हैं। साइंस बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनती है, एक है ऑब्जर्वेशन, एक है नॉलेज और एक है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन, जब ये तीनों चीजें मिले तो बच्चों बनती है साइंस। क्या बनती है? साइंस। ऑब्जर्वेशन, नॉलेज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें, फिर उसके रिलेटेड नॉलेज गेन करें, उस नॉलेज को एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करें, उसे क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। अच्छा बच्चों, साइंस बेसिकली 2 तरह की थी। एक थी फिजिकल साइंस, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे हम आपको डिटेल से। एक थी फिजिकल साइंस और दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, जो हम लोगों ने पढ़नी है बेटा। नेक्स्ट जो 3 है वो आपका कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। अब हमारा कंसर्न है केमिस्ट्री के साथ। आपको ये समझ आया कि साइंस क्या होती है? साइंस होती है बेटा ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, उसके रिलेटेड नॉलेज गेन करना, उस नॉलेज को एक्सपेरिमेंटली अप्लाई करना, उसे क्या बोलते हैं? साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, फिर हमने देखा साइंस की 2 ब्रांचेस, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के आगे 5 ब्रांचेस थी, उनमें से एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है? केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिर मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एंटोनॉमी। अब सवाल यह है केमिस्ट्री क्या होती है। शुरू करते हैं बच्चों, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज आपको कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस वन शॉट सीरीज के अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और एक एक चीज कवर करेंगे। हर चीज जो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज भी कवर करेंगे। तो बच्चों केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम लोग 4 चीजें स्टडी करते हैं। 4 चीजें, ब्रांच ऑफ साइंस, वो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग 4 चीजें स्टडी करते हैं। क्या क्या भला? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, बोले प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच यू स्टडी 4 थिंग्स। कौन कौन सी भला? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। का मतलब मैटर का आपस में रिएक्शन। अब यहां पे एक नया वर्ड इस्तेमाल हो गया, वो है मैटर। अब ये मैटर क्या चीज थी? हमने समझा साइंस क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस की 2 ब्रांचेस निकली, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिर फिजिकल साइंस में से केमिस्ट्री निकली। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हो। किसका? मैटर का। कंपोजिशन किसकी? मैटर की। प्रॉपर्टीज किसकी? मैटर की। लेकिन मैटर खुद क्या है? सवाल यह है मैटर है क्या। चले आए बच्चों, मैटर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैटर। मैटर मैटर क्या होता है? मैटर होता है, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के आए, मैटर किसे कहते हैं? हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। आप हैं, आप वजन भी रखते हैं, जगह भी घेरते हैं, मैटर है। मैं हूं, मैं वजन भी रखता हूं, जगह भी घेरता हूं, मैटर है। इस दुनिया में हर चीज वजन भी रखती है और जगह भी घेरती है, उसे क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। लेकिन यहां पर एक सवाल आया। सर सवाल है, लाइट क्या है? क्या लाइट मैटर है? लाइट है क्या? क्या लाइट वजन रखती है? तो बच्चों याद रखना, लाइट एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। लेकिन लाइट मैटर भी है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में, वो बहुत आगे की बात है बेटा। तो याद रखो, लाइट आपके लेवल पे लाइट एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह, आपको पता है ना, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। कभी भी हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। आपको इस बात का पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो लाइट क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। लेकिन
हर वो चीज जो मास रखेगी वो होगी मैटर। क्या होगी? मैटर। खाली मैस नहीं बल्कि वेट भी होना चाहिए उसका, तो वो क्या होगी? मैटर। मैटर किससे कहते हैं? हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उससे बोलते हैं मैटर। जल्दी जल्दी बोले, मैटर क्या होती है? हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उससे क्या बोलते हैं? मैटर। यस और नो? यस। मैटर को बच्चों हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की, मैटर की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की दो पार्ट्स में। एक थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल कि फिजिकली मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और एक थी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला है बेटे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब फिजिकली मैटर क्या करता है। हमने देखा हर वो चीज जो वजन रखती है, जहां घेरती है, वो क्या होती है? मैटर। हमने इर्द गिर्द देखा आप भी वजन रखते हैं, पानी भी वजन रखता है, सॉलिड भी वजन रखता है, गैस भी वजन रखती है। इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीजें मैटर हैं। हाँ, ये सारी चीजें मैटर हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास फिजिकली तीन तरह का मैटर है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। सॉरी नो, फिजिकली हम लोगों ने मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड या गैस। चौथा प्लाज्मा भी हो सकता है, पांचवा बॉस अंडरस्टैंड कंडेंसर भी हो सकता है, लेकिन आपके लेवल पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकली मैटर तीन तरह से एक्ट करता है, तीन तरह से प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस और नो? यस। नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन दो तरह की थी कि केमिकली मैटर दो तरह से एक्ट करता है। एक है सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। सब्सटेंस और मिक्सचर, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस कहते हैं बच्चों प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। किसे बोलते हैं? जल्दी बोलें। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को, मतलब जो मैटर की प्योर स्टेट होती है उसे बोलते हैं सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है बेटा? वो चीज जो प्योर फॉर्म में ना हो, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी मिक्सिंग हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। यस और नो? यस। अब सब्सटेंस को अगर हम लोगों ने आगे मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और मिक्सचर को भी हम लोगों ने आगे मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सब्सटेंस आगे दो तरह का होता है, इस तरीके से नहीं, जरा इस तरीके से कर लेते हैं। सब्सटेंस आगे दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड और एक होता है एलिमेंट। कंपाउंड एंड एलिमेंट। और मिक्सचर भी आगे दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस। आपको आवाज आ रही है बेटे कि नहीं आ रही? आ रही है? यस, ओके। और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बोले होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। देखिए जरा मैटर को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया। कौन कौन से? फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर तीन हिस्सों में रहता है, मतलब कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या चौथी प्लाज्मा। और केमिकल क्लासिफिकेशन दो हिस्सों में, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और मिक्सचर किसे कहते हैं? जो इम्प्योर फॉर्म होती है, मतलब जिसमें कुछ ऐड हुआ हो। यस और नो? यस, ओके। फिर हमने सब्सटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक होगा कंपाउंड और एक क्या है? एलिमेंट। और मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जरा समझते हैं कि ये चीजें क्या हैं और इसे कैसे स्टडी करेंगे। बेटा जो कंपाउंड है, कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड क्या होता है? जरा थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड साफ कर दें। कंपाउंड क्या होता है भाई? नानी तेरी मारनी कमा। बच्चों ये नोट करते रहना साथ साथ, बहुत मजा आएगा आप लोगों को लेक्चर नोट करने में और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड होता है बच्चों जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं। जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली मिलते हैं, आपस में केमिकली मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। सर नो? यस। मिसाल के तौर पे मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, तो जनाब उन्होंने क्या किया? उन्होंने वाटर बना दिया। क्या बना दिया? वाटर, H2O। इसका मतलब है H2O ऐसा कंपाउंड। सॉरी नो? यस। लेकिन खाली एलिमेंट जब केमिकली मिले, खाली वो मिले ना केमिकली, बल्कि उनकी फिक्स्ड रेशो हो। क्या हो? फिक्स्ड रेशो बाय मास हो। क्या हो बच्चों? फिक्स्ड रेशो बाय मास हो। खाली उनकी ये ना हो कि आपस में मिलके चलो भाई कंपाउंड में गया, नहीं 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 नहीं, उनकी फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए, वो रेशो चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वाटर है ना, वाटर की रेशो 2:1, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। यस और नो? यस। इसका मतलब वाटर 3:1 नहीं हो सकता, या वाटर 1:1 नहीं हो सकता। यस और नो? यस। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड विद एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट होता है बेटा, अच्छा कंपाउंड को थोड़ा सा और ओपन करें, चलो थोड़ा सा और ओपन करते हैं। कंपाउंड बेसिकली आप जब चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे दो तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे, एक होगा आयोनिक कंपाउंड और एक होगा कोवलेंट कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयंस से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? आयंस से मिलकर बनते हैं। आगे जाके इसे डिस्कस करेंगे।
और कोवलेंट कंपाउंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। खैर हमारे पास है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट होता है बेटा दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने आसान अल्फाज में, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। फिर दोबारा बोले दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो उसमें एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के। यस और नो? ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के। यस और नो? यस और नो? यस, ओके। हाइड्रोजन का एलिमेंट है, एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का एलिमेंट है, एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के। अगर नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? नाइट्रोजन के। क्यों? क्योंकि एलिमेंट होता ही वो है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने। किससे मिलकर बने बच्चों? सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब अगर हाइड्रोजन के अंदर कोई और एटम आ गया तो वो एलिमेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि याद रखें, इसको याद करने के लिए एक रूल बताया करता हूं। वो रूल यह है कि जिसका घर हो वही रहता है, जिसका घर हो वही रहता है। भाई हाइड्रोजन का घर है तो उसमें कौन रहेगा? हाइड्रोजन के एटम। यस और नो? यस। ऑक्सीजन का घर है, कौन रहेगा? ऑक्सीजन के एटम। यस और नो? यस। नाइट्रोजन का घर है तो कौन रहेगा? नाइट्रोजन के एटम। फ्लोरीन का घर है तो कौन रहेगा? फ्लोरीन के एटम। अगर फ्लोरीन के एलिमेंट की बात होगी तो एटम भी किसके होंगे? फ्लोरीन के। यस और नो? यस। अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, एलिमेंट फिर बेसिकली जब स्टार्टिंग में अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो एलिमेंट स्टार्टिंग में हमारे पास 9 डिस्कवर हुए थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम 19th सेंचुरी के एंड के ऊपर बेटा हमारे पास एलिमेंट 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे 19th सेंचुरी के एंड के ऊपर। और फिर जनाब उसके बाद हमारे पास एलिमेंट 63 डिस्कवर हो गए थे। उसके बाद अब हमारे पास नाउ अडेज हमारे पास जो एलिमेंट हैं नाउ वो है 118। कितने एलिमेंट हैं? 118। और उसमें से नेचुरली अकरिंग कितने, मतलब कुदरती तौर पे कितने पाए जाते हैं? कुदरती तौर पे बेटा हमारे पास पाए जाते हैं 92 एलिमेंट। कितने पाए जाते हैं? 92 एलिमेंट। यस और नो? यस। अच्छा, एलिमेंट बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। या तो एलिमेंट सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। जिस तरह मैटर हमारे पास या सॉलिड हो सकता था, या लिक्विड हो सकता था, या गैस, या चौथा प्लाज्मा भी हो सकता है। अच्छा, एलिमेंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों एलिमेंट मैं ये मिटा देता हूं तो हम लोग एलिमेंट आगे समझते हैं। बेटा एलिमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, तो आपने बोर्ड को हर तरीके से प्रिपेयर्ड करना है, हर तरीके से प्रिपेयर्ड करने। इसके बाद मैं आपको लास्ट पे एक फ्लो चार्ट बना के दूंगा, वो फ्लो चार्ट के जरिए से आपको पूरा चैप्टर आराम से समझ में आएगा। अच्छा, एलिमेंट बेसिकली चले अगर एलिमेंट को क्लासिफाई करें तो एलिमेंट को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं हम लोग। नंबर 1 मेटल्स, नंबर 2 नॉन मेटल्स, और नंबर 3 मेटालॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स किसे कहते हैं? मेटल्स कहते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, जो क्या करें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, सोडियम मेटल है। मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, मैग्नीशियम मेटल है। यस और नो? यस। नॉन मेटल्स जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसे क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, नॉन मेटल। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, नॉन मेटल। यस और नो? यस। और मेटालॉइड्स जो लॉस और गेन दोनों करें, जो लॉस और गेन दोनों करें। अच्छा बच्चों, हमारे पास मोस्टली एलिमेंट्स अबाउट 80% जो एलिमेंट जो मेटल्स हैं, वैसे ज्यादातर हमारे पास मेटल्स ही होती हैं, जो एलिमेंट्स हैं स्पेशली उनमें जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट से हासिल किए जाते हैं। कहां से हासिल किए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट से, जमीन के नीचे से। अच्छा, हमारे पास ज्यादातर जो मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सॉलिड फॉर्म में, रादर देन मरकरी। जो मरकरी है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड। और नॉन मेटल्स में है ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन, जो किस में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड में। किस में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड में। और याद रखिएगा हमारे पास मोस्टली मेटल्स जो हैं वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, रादर देन लिक्विड एंड रादर देन मरकरी एंड ब्रोमीन। यस और नो? यस। और बहुत सारी चीजें हैं जो गैसेस में एग्जिस्ट करती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है बच्चों, ये सारी क्या हैं? ये सारी गैसेस में एग्जिस्ट करती हैं। तो हम लोगों ने समझा एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मैटर क्या होता है। फिर अब हम जरा मिक्सचर को भी खोलेंगे थोड़ा सा। होमोजीनियस क्या होता है? होमो का मतलब होता है बच्चों सेम। क्या मतलब होता है? सेम। जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता हो। क्या रखता हो? जल्दी बोलें, क्या रखता हो? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चीजों को अपने में डिसॉल्व करे, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस पिक्चर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस पिक्चर। और हेट्रोजीनियस पिक्चर क्या होता है? जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना रखता हो, जैसे एयर है, ये होमोजीनियस पिक्चर है। यस और नो? यस। तो याद रखिएगा जो यूनिफॉर्मली चीजों को डिसॉल्व ना करे उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहां तक क्लियर है अच्छे से? मैं जरा एक दफा दोबारा बता दूं, मैटर किसे कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं, मैटर की 2 क्लासिफिकेशन की हमने। मैटर को क्लासिफाई किया 2 हिस्सों में, एक थी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक थी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या थी? मैटर फिजिकली या सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा केमिकली मैटर को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक है सब्सटेंस और एक क्या है? मिक्सचर। सब्सटेंस किसे कहते हैं? कंपाउंड। और सब्सटेंस किसे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। और
सब्सटेंस को आगे मजीद हमने डिवाइड कर दिया कंपाउंड एंड एलिमेंट। कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन हो, उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। और जनाब एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, उसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट। फिर हम लोगों ने कहा अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के। अगर कोई और एटम होगा उसमें मौजूद तो वो एलिमेंट नहीं होगा बल्कि वो कंपाउंड हो सकता है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने देखा एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एलिमेंट को हमने तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मतलब अगर आप इससे आगे ये बना दें कि एलिमेंट को हम तीन हिस्सों में, अगर आप कैमरे में आ रहा है तो ठीक है, वरना आवाज तो मेरी आ रही होगी बच्चों। आ रही है आवाज? आ रही है? ओके। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यस और नो? यस। तो आपको एलिमेंट को भी मजीद हमने क्लासिफाई कर दिया, मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, मेटलॉइड जो लॉस और गेन दोनों करे। हमारे पास लिक्विड में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं वो मर्क्यूरी और ब्रोमीन है। यहां तक क्लियर? अच्छे से चलो जी, ओके आगे चलें। अब हम पढ़ने लगे हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारा वर्ड साफ करने लगे हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड मिक्सचर में बच्चों बहुत देर से, कई सालों से बोर्ड में जो सबसे ज्यादा बार लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो कंपाउंड और मिक्सचर का आया है। कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है, किसे कहते हैं, बार 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 यही सवाल पूछा जाता है कंपाउंड और मिक्सचर को लेकर के। चलो समझते हैं कंपाउंड मिक्सचर क्या होता है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। कंपाउंड मिक्सचर, कंपाउंड क्या होता था बच्चों? मैं अब जरा प्रॉपर्टीज लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा। और मिक्सचर बच्चों, कंपाउंड किसे कहते थे? कंपाउंड कहते थे केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को। किसे बोलते थे? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को। जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइंड हो रहे थे उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। मिक्सचर किसे कहते थे? मैं यहां पे छोटा छोटा करके लिख दूंगा। कंपाउंड किसे कहते थे? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट को। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब सीई ऑफ एलिमेंट। यस और नो? यस। और मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते थे, मिक्सअप होते थे फिजिकली, उसे क्या बोलते थे? मिक्सचर। क्या बोलते थे? मिक्सचर। याद रखिएगा बेटे, जो कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड होता है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास H2 और O2 दोनों आपस में मिले। जब दोनों आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया? 2H2O। यस और नो? यस। ये दोनों क्या थी? गैसेस, लेकिन बना क्या? लिक्विड। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज। यस और नो? यस। तो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं लेकिन मिक्सचर अपनी आइडेंटिटी को शो करते हैं। यस और नो? यस। फिर इसके बाद जो कंपाउंड होता है बेटे, याद रखिएगा ये केमिकल फार्मूला होता है, इनका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिसाल के तौर पे पानी में नमक डालें, नमक, सोडियम क्लोराइड, पानी H2O, लेकिन इन दोनों को जब मिलाया तो ये मिक्सचर बन गया। अब इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं है। यस और नो? यस। याद रखिएगा कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है बहुत सारे मेथड से। इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। मैग्नेटाइजेशन भी होता है। तो याद रखिएगा बेटे, मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं लेकिन कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। याद रखिएगा जो कंपाउंड होता है, जो कंपाउंड होता है इसका कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। ये याद रखिएगा होमोजीनियस कंपोजिशन रखता है। क्या रखता है? होमोजीनियस कंपोजिशन। लेकिन मिक्सचर होमोजीनियस भी होता है और हेटेरोजीनियस भी। समझ आ गई बात? मैक्सिमम मेरा ख्याल है यही आपके सिलेबस के अंदर पॉइंट्स लिखे थे। कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन, जरा रिवाइज करते हैं, जल्दी करें जरा। कंपाउंड केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, मिक्सचर डज नॉट हैव केमिकल फार्मूला। कंपाउंड के शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन मिक्सचर का कोई भी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। कंपाउंड फिक्स कंपोजिशन बाय मास, लेकिन मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। कंपाउंड केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है लेकिन मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड को फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता लेकिन मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। जो कंपाउंड होता है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है लेकिन मिक्सचर अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, वो शो करता है। समझ आ गई बात? तो बच्चों ये थी हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको पता है कि हमारे पास जो मैटर है इस यूनिवर्स में, हर चीज क्या है? मैटर। मैटर किससे मिलकर बनता है? मैटर मिलकर बनता है बच्चों एटम से। किससे मिलकर बनता है? एटम से। एटम में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर दो जगहें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसे शेल भी नहीं कह सकते, उसे सब शेल भी, कोई बाज किताबें या सही मानों में हम उसे ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इसकी बात तो हमने करनी नहीं है, इसकी बात हमने करनी है। अच्छा जी, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल है उसके। अब आपको पता है कि अगर हम लोगों ने एटम का मास फाइंड करना है, अब आने वाली है मासेस के ऊपर बातें।
अगर हम लोगों ने एटम का मास फाइंड करना है तो आपको पता है कि एटम के मास को फाइंड करने के लिए हमें कोई मास नंबर चाहिए, यस और नो? यस। जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है बेटा, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons. Number of protons plus number of neutrons present in the nucleus is called mass number. The sum of proton and neutron is called mass number. The sum of proton and neutron is called mass number. मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज का मास हम लोगों ने फाइंड करना है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, Z को रिप्रेजेंट करते हैं जनाब प्रोटॉन से, N को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूट्रॉन से। जब हम लोगों ने किसी चीज का मास फाइंड करना है, एटम के मास को फाइंड करना है, तो भाई उसके लिए हमारे पास एक मास नंबर चाहिए, सॉरी नो? यस। और हमारे पास एक और टर्म भी होती है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या शय होती है? एटॉमिक नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बोले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। मास नंबर किसे कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर आपने किसी चीज का मास निकालना है तो हम क्या करेंगे जनाब? हम लोग उसकी जगह क्या पुट कर देंगे जनाब? अगर हम लोगों ने मास निकालना है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उसका मास नंबर आ जाएगा। लेकिन बच्चों एक सवाल है, अब आएगी जरा मजेदार टॉपिक, और बड़े अभी तक जो हमने बातें समझी वो भी बड़ी मजेदार थी। आगे आते हैं जरा मजेदार टॉपिक। देखो जी, एक एटम बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसके मास को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एटम के मास को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एटम है ही बहुत छोटा, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा है कि हम उसे देख ही नहीं सकते। अभी तक दुनिया में जितने भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं वो एटम को नहीं दिखा सके, हालांकि वो जितने मर्जी एडवांस हो लेकिन वो एटम को नहीं दिखा सके। एटम इतना छोटा है। अब जनाब एटम के मास को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका था। उस तरीके का नाम है बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या है बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास। यस और नो? यस, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है जरा शुरू करने लगे हैं। बड़ा ही प्यारा लेवल का टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? जिससे हम बोलते हैं राम। क्या बोलते हैं? राम। क्या बोलते हैं? राम। यस और नो? यस। रिलेटिव एटॉमिक मास। हमारे पास बच्चों दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स और एक होते हैं रिलेटिव यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स और रिलेटिव, बेसिकली स्टैंडर्ड को रिलेटिव बोल रहे होते हैं लेकिन हम लोग चलें स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार को कहा जाके भाई चल मुझे 5 किलो आलू दे दो। क्या करो बोलो? 5 किलो आलू दे दो। उसने क्या किया? उसने 5 किलो का एक वट्टा बाट उसे पकड़ा, यहां पे रख दिया, ठीक है बच्चों, और दूसरी साइड पे उसने आलू ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे दूसरी साइड पे उसने आलू ऐड करना शुरू कर दिए तो वो पॉइंट यहां पे आलू ऐड हो रहे हैं, वो पॉइंट जहां पे जाके इनका मास, इसका मास इसके मास के बराबर हो गया, तो उसने कहा जनाब कि अब आलूओं का जो मास है वो कितना है? 5 kg। कितना है बच्चों? 5 kg। हालांकि उसे आलूओं का मास नहीं पता था। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि ये उसने स्टैंडर्ड बनाया, ऐसा ही है। ये कौन सा यूनिट बना बच्चों? इस केस में ये कौन सा यूनिट बना? स्टैंडर्ड यूनिट। मतलब उसने इसे मान लिया कि एक स्टैंडर्ड है। अगर कोई चीज इसके बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब है इसका मास भी इसके बराबर हो जाएगा। यस और नो? यस। यस और नो? यस। समझे बात को? 5 kg को उसने आलूओं के मास के बराबर रखा, आलूओं को डाली जा रहा है। जब वो 5 kg के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि जनाब ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसने आलूओं का मास फाइंड कर लिया। आ रहा है समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। जनाब आलूओं का मास फाइंड हो गया, आलू का हमें मास पता चल गया। अगर हमने एटम का मास फाइंड करना हो, हाँ, तो क्या तब भी ऐसे करेंगे? भाई एटम है इतना छोटा कि तकड़ी क्या, अभी वो जितने भी डिजिटल हमारे पास मीटर हैं वो भी एटम के मास को फाइंड नहीं करके दे रहे। तो भाई अब एक साइड पे मैं रखूंगा एक एटम का मास, दूसरी साइड पे ऐसा नहीं होता भाई ना। तो हमारे पास एटम के मास को फाइंड करने का कोई तरीका नहीं था। तो हम लोगों ने पता क्या किया? हम लोगों ने कहा जनाब अगर हम लोगों ने एटम के मास को फाइंड करना है तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया। किसको? कार्बन 12 को। किसको बनाया बच्चों? कार्बन 12 को। हमने कार्बन 12 को क्या बना दिया? स्टैंडर्ड। क्या बना दिया बच्चों? स्टैंडर्ड। जरा समझना बात को। कार्बन का मास क्या होता है? कार्बन का मास होता है 12। क्या होता है बेटा? 12। क्या होता है? 12। कार्बन के मास को हमने मान लिया स्टैंडर्ड। अब मैं कार्बन के मास को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूं, मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस और नो? यस। मतलब मेरे पास कार्बन का जो मास है वो क्या है? 12। अगर कार्बन के मास का जो एक हिस्सा है, मतलब ये टोटल 12 है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें से जो एक पार्ट है वो किसके बराबर है, मतलब कार्बन का टोटल मास कितना है? 12। उन 12 में से जो 1 पार्ट है वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1/12 के। किसके बराबर होगा? 1/12 के। यस और नो? यस। उस 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को हम लोगों ने नाम दे दिया 1 AMU। क्या बराबर दे दिया? क्या नाम दे दिया?
1 AMU, जरा समझिएगा बात को, मैं दोबारा समझाऊंगा, फील करवाऊंगा ये बात। देखिए कार्बन का मास कितना था 12, उस मास को हम लोगों ने छोटे छोटे मतलब 12 मास एक तरीके से बना दिया। हमने कहा जनाब इनमें से जो एक मास है, एक जो यूनिट है उसका मास किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, जो किसके बराबर है 1 AMU के, किसके बराबर है 1 AMU। यस और नो? यस। बात को समझना, बात को समझते आना, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिलेटिव एटॉमिक मास फिर दोबारा समझते हैं। दो तरह की यूनिट, स्टैंडर्ड, रिलेटिव। हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट होते थे, उसके जरिए से किसी दूसरी चीज का मास फाइंड करते थे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में किसको मान लिया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया। हमने कहा जनाब कार्बन का टोटल मास है 12, उनमें से एक यूनिट का मास किसके बराबर होगा 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, किसके बराबर है? हमने कहा जनाब वो बराबर है 1 AMU के, किसके बराबर है 1 AMU। यस और नो? यस। इसका मतलब है कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज का मास फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ऑक्सीजन का मास, मैं कहता हूं जनाब ऑक्सीजन का मास कार्बन के रिस्पेक्ट पे फाइंड करें, तो चलें फाइंड करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑक्सीजन का मास है, कार्बन का मास कितना है 12, ऐसा ही है? यस और नो? यस। अब उसमें कितने यूनिट्स और डलेंगे, फोकस करें जरा, कितने यूनिट्स और डलेंगे कि वो ऑक्सीजन के मास बराबर होगा? इसका मतलब है कार्बन के मास को फाइंड करने के लिए हमें 4 यूनिट्स 4 AMU ऐड करना पड़ेगा। यस और नो? यस। तब जाके हमारे पास क्या आएगा 16 AMU। क्या आएगा बच्चों? 16 AMU, दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? यस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हम लोग देखिए ना रिलेटिव एटॉमिक मास की आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? द रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 कार्बन 12। ये 1/12 क्या चीज है? 1/12 है कार्बन 12 का एक यूनिट का 1/12 पार्ट, मतलब एक यूनिट, मतलब कार्बन का टोटल मास है 12, उनमें से एक यूनिट किसके बराबर है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यस और नो? यस। उसे हम क्या कहते हैं AMU। क्या कहते हैं बच्चों? AMU, दैट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। मैं और एग्जांपल्स कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं बच्चों, फील करवा के छोड़ूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास है मेरे पास है मैग्नीशियम का मास है 24, हाँ 24 है। अगर हम लोगों ने मैग्नीशियम के मास को फाइंड करना है तो कार्बन के कितने यूनिट्स होंगे? पहले तो 12, मतलब 12 AMU में दोबारा क्या ऐड करेंगे 12 AMU, तो हमारे पास क्या आएगा 24 AMU। यस और नो? यस। लेकिन सवाल यह है कि हमने 1/12 पार्ट क्यों लिया? 1/12 पार्ट बच्चों उन चीजों के लिए लिया, देखो अगर हम ये कह देते कार्बन 12 के मास को हम लोग सिर्फ कार्बन 12 के मास को बाकी एलिमेंट्स के मास के साथ कंपेयर करें तो हम उन एलिमेंट्स का मास फाइंड कर सकते थे जिनका मास 12, 24, 36, 48 है। लेकिन अगर हम वो चीजों का मास फाइंड करना चाहें जिनका मास 16 है, जिनका मास 14 है, जैसे नाइट्रोजन उसका मास 14 है, अब उसका मास 14 है तो 12 यूनिट्स तो कार्बन के होंगे, लेकिन 2 यूनिट्स क्या होंगे? ये वाले 2 यूनिट्स होंगे, 2 AMU और ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा 14 यूनिट्स के, जिसका जिसका इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का मास क्या आएगा 14 AMU। यस और नो? यस। तो बच्चों ये था रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का, एटम का, मॉलिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ये तरीका इस्तेमाल करते थे जिसे क्या बोलते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते थे बच्चों? रिलेटिव एटॉमिक मास। यस और नो? यस। यस और नो? यस। रिलेटिव एटॉमिक मास समझ आया? ओके, अच्छे से फील हुआ कि 1 यूनिट ऑफ, दोबारा एक दफा दोबारा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना, रिलेट का मतलब है कंपेयर करना किसके साथ? कंपेयर करना कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड मानना हुआ है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ। यस और नो? यस। आ रहा समझ के नहीं आ रहा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 जो किसके बराबर है 1 AMU के। यस और नो? यस। अगर हमने नाइट्रोजन का मास है, नाइट्रोजन का मास फाइंड करना है तो 12 पार्ट तो कार्बन के हो गए, लेकिन 2 पार्ट मजीद 2 AMU मजीद ऐड होगा तो वो किसके बराबर होगा 14 AMU। यस और नो? यस। क्लियर है अच्छे से? अच्छा 1 AMU बेटा बराबर होता है 1 AMU बराबर होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम। 1 AMU किसके बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -24 ग्राम। यस और नो? यस। तो मुझे ये था रिलेटिव एटॉमिक मास कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे फाइंड करते हैं। हमने मास फाइंड कर लिया, हमने एटम्स का मास फाइंड कर लिया, मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर लिया। अब हम उनके केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? तो आए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। यस और नो? यस। शुरू करते हैं बच्चों। तो मुझे लगता है कि वीडियो काफी लेंथी हो रही है बच्चों, तो हम लोग इस चैप्टर के ना 2 पार्ट बनाएंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा आपका जनाब केमिकल फॉर्मूला तक, और दूसरा पार्ट इससे आगे होगा, आइंस से शुरू होगा वो और इंशाल्लाह ताला आगे तक जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला क्या है? हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। किसी भी एलिमेंट का
या किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट अ CF दैट इज केमिकल फॉर्मूला। बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बेटा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग। अभी तक हम लोग तीसरा लॉन्ग पढ़ा रहा हूं। नंबर 1 मैंने एलिमेंट पढ़ाया, नंबर 2 मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया, नंबर 2 मैंने आप लोग को पढ़ाया बेटा कंपाउंड मिक्सचर, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 दैट इज हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे सिंबल से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? सिंबल से। अच्छा ये बात भी बता देता हूँ, ये बात शायद मैं स्किप कर गया। एलिमेंट्स को बच्चे रिप्रेजेंट करते थे सिंबल से। मिसाल के तौर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन का नाम लिखते हुए तो बड़ा अरसा लग जाता है, तो उसे H से रिप्रेजेंट करते थे। ये हमें बताया था जैकब बर्जीलियस ने वैसे तो। फिर हमारे पास सोडियम है, मतलब सोडियम को तो Na से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हकीकत में वो नेट्रियम है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते थे O से, फ्लोरीन को F से, नाइट्रोजन को O, नाइट्रोजन के N से, कार्बन को C से। समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई। अच्छा बच्चा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक नई चीज पढ़ी थी, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। मिसाल के तौर पे कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4। यस और नो? यस। इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी? 3। मतलब किसी भी एक एलिमेंट के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की वो एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है 2, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2। यस और नो? यस। नाइट्रोजन की 3। हाइड्रोक्लोरीन, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। यस और नो? यस। तो आए जरा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट द सिंबल्स ऑफ दैट एलिमेंट। जिस चीज का आप लोगों ने केमिकल फॉर्मूला लिखना है उसके क्या लिखते हैं? सिंबल। क्या लिखना है बच्चों? सिंबल। ठीक है जी। दूसरी चीज है सिंबल लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिंबल इस तरीके से लिखना है कि पॉजिटिव पहले आए एंड नेगेटिव बाद में आए, एंड नेगेटिव आफ्टर। ठीक है बेटा, पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव आफ्टर, पॉजिटिव फर्स्ट एंड नेगेटिव आफ्टर। थर्ड चीज, अब मैं आपको बहुत सारे केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा। थर्ड चीज है उनकी जो वैलेंसी है उनको राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। कहां पे लिखना है? राइट टॉप कॉर्नर पे। कहां पे लिखना है उनकी वैलेंसी को? राइट टॉप कॉर्नर पे। कहां पे लिखना है? राइट टॉप कॉर्नर। एग्जांपल करते हैं जरा, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा आपको, मजा आएगा आपको एग्जांपल्स करके, और आप लोगों को बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा भी घर से। राइट टॉप कॉर्नर, मिसाल के तौर पे मैंने सोडियम क्लोराइड का लिखना है। सोडियम का क्या सिंबल होता है? Na। क्लोरीन का क्या होता है? -1। पहले क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस। यस और नो? यस। उनकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1+, क्लोरीन की क्या होती है? -1। यस और नो? यस। फोर्थ पॉइंट, फिर इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है। क्या करना है बेटा? क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी, इनको ऑफसेट कर दें। ऑफसेट भी बोलते हैं, ऑफसेट भी बोलते हैं। ऑफसेट कर दें मतलब सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा? सिंबल। फिर क्या लिखी इनकी, मतलब फिर क्या लिखा इनको? पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव आफ्टर। फिर राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी लिख दी। फिर क्या किया? फिर जनाब आप लोगों ने क्रॉस एक्सचेंज किया। आप क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्रॉस एक्सचेंज याद रखें, जब भी हम लोग क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो हम लोग कभी भी साइंस नहीं लगाएंगे, कभी भी साइंस नहीं लगाएंगे। 2 पॉइंट्स ऐसे याद रखेगा। अगर जब भी हम लोग क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, नेवर राइट साइंस कभी भी नहीं लगाएंगे। वैसे याद रखिएगा, साइंस कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर वैलेंसी सेम हो तो हम वैलेंसी को लिखते भी नहीं है कदमों में। अगर वैलेंसी सेम हो तो हम उसको कदमों में कभी भी नहीं लिखते। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, तो अगर हमारे पास हमने जब इसे क्रॉस एक्सचेंज किया, ये क्या हुआ? क्लोरीन 1। ये क्या हुआ? क्लोरीन 1। यस और नो? यस। तो ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड। यस और नो? यस। अगर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। ऑक्सीजन का क्या होता है? O। यस और नो? यस। तो हमारे पास कैल्शियम प्लस माइनस। यस और नो? यस। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2। इसकी भी क्या होती है? -2। यस और नो? यस। दोनों को क्या किया? क्रॉस एक्सचेंज। यस और नो? यस। यस और नो? यस। ओके, तो हम लोगों ने क्रॉस एक्सचेंज किया, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हम लोग अगर सेम वैलेंसी हो तो हम लोग वैलेंसी नहीं लिखते। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यस और नो? यस। अब मैं कोई ऐसा करके दिखाता हूँ जिसमें हम वैलेंसी लिखते हो। मिसाल के तौर पर सोडियम ऑक्साइड ले लो जी। सोडियम का क्या सिंबल? Na। ऑक्साइड का O। इसकी वैलेंसी ये प्लस, ये माइनस, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 1। इसकी होती है -2। यस और नो? यस। तो फिर क्या करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 2, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो कदमों में साइन नहीं लगाते, और ये क्या बनेगा? O1। यस और नो? यस। इसका मतलब है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? Na2O। यस और नो? यस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, वो है रेडिकल। ये रेडिकल वाला पॉइंट बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको फील करा दूंगा रेडिकल वाला पॉइंट भी। यहां तक क्लियर है बच्चों? अच्छे से? ओके, अच्छे से क्लियर है भाई? ओके, तो ये रेडिकल क्या होता है? रेडिकल किसे बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम, कोई ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, डेट बेयर सम चार्ज,
जिनके ऊपर क्या हो बच्चों, चार्ज हो, जिनके ऊपर कुछ चार्ज हो, जैसे CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट, SO4 इसे बोलते हैं सल्फेट, PO4 इसे बोलते हैं फॉस्फेट, यस और नो, यस, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। H2O3 से बोलते हैं थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट। ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे NO3 इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो जनाब ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज है, इन्हें क्या बोलते हैं, रेडिकल, क्या बोलते हैं, रेड ग्रुप ऑफ एटम दैट बेयर सम चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल, इज कॉल्ड रेडिकल। अगर हमारे पास एक रेडिकल हो उस केस में फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे कोई बच्चा कहता है सर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के दिखाएं, तो बेटा मसला ही कोई नहीं है, कैल्शियम का सिंबल Ca, कार्बोनेट CO3, यस और नो, यस, इसके प्लस माइनस, इसका इसकी क्या होती है 2 इसकी क्या होती है -2, क्रॉस सेक्शन, यस और नो, यस, तो क्या बनेगा CaCO3, समझ आई। क्यों, क्योंकि जनाब हमारे पास ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, अब मैं कुछ ऐसा करने लगा जो आपको अच्छे से समझ में और आएगा और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि जिसमें हमारे पास कोई नंबर मौजूद है, जैसे एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट या कार्बोनेट, सल्फेट ले लो, चलो ये बच्चा कहता है सर सल्फेट, सल्फेट ले लो। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इधर लिख रहा हूं एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4, इसका प्लस इसका माइनस, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी क्या होती है -2, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ऑफसेट करेंगे, अब ऑफसेट करेंगे तो क्या होगा Al, ये क्या होगा 2 SO4, अब बहुत सारे बच्चे इसको ऐड कर देंगे, नहीं नहीं बेटा ब्रैकेट लगा के 3 लगा दो, तो ये क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, यस और नो, यस। अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि जनाब हमारे पास सिंबल के आगे मतलब हमारे पास यहां पे ज्यादा वैलेंसी हो, तो हम लोग इसे ब्रैकेट लगा के लगा देते हैं। क्लियर, क्लियर, अच्छे तरीके से हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला फील हुआ। फिर दोबारा स्टेप पढ़ते हैं, राइट द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट, पॉजिटिव फर्स्ट, नेगेटिव आफ्टर, उसके बाद राइट टॉप कॉर्नर पे वैलेंसी लिखनी है, उसके बाद क्रॉस एक्सचेंज मेथड करना है, उसके बाद ऑफसेट करना है, फिर क्या लिखना है, रेडिकल की कैसे हम लोग हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, यस और नो, यस। बच्चों अच्छे से समझ आ रहा है, फील हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे चलेंगे, केमिकल फॉर्मूला कितनी तरह का होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों हमारी वन शॉट सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे बहुत 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 लाइक करें, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सर सुफियान के एमर्स के चैनल का, मतलब जो उनका चैनल है एमर्स, उसका लिंक दे दूंगा बेटा, उसे भी जाके सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा बेटा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कम से कम हौसला अफजाई के लिए लाइक जरूर करें। और ये नहीं मैं कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। तो बेटा अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहें। पेपर करीब है, 28 अप्रैल को पहला पेपर है, 28 अप्रैल को जंग है हमारी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।